इसका ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे पहले ना, तो इसका 3 नंबर किया था। ये सब इक्वेशंस हम लोग पिछले क्लास में डिराइव किए थे। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो पार्टिकल का, पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स माना था हम लोग। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब वन डायमेंशनल मोशन, दैट इज मोशन अलोंग एनी एक्सिस या पैरेलल टू एनी एक्सिस, इसी को वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोलेंगे। स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन है तो रेक्टिलिनियर ये जरूरी नहीं है। अब इसका मोशन देखो, ये रेक्टिलिनियर नहीं है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन रेक्टिलिनियर नहीं हुआ। ये रेक्टिलिनियर बोलेंगे इस पार्टिकल के मोशन को बोल सकते हो, इस पार्टिकल के मोशन को बोल सकते हो। ड्यूरिंग मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट विल चेंज, समझे। अब इस पार्टिकल में एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन जब पार्टिकल मूव करेगा तो ओनली कौन कोऑर्डिनेट चेंज करेगा? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन इस रास्ता पर पार्टिकल मूव करेगा, इसका एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, ये टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तो खाली मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर नहीं बोलना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो या तो कोई एक्सिस हो या एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो, तो वन डायमेंशनल या रेक्टिलिनियर। इसमें दो स्टाइल होता है। जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो क्या क्या होगा? एक बात तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोलिए दिया, तो अगला बात एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, दूसरा, जब एक्सेलरेशन ax कांस्टेंट हो, x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इक्वेशंस आता है vx बराबर ux प्लस axt, x बराबर uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और एक फॉर्मूला vx स्क्वायर बराबर ux स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। समझे? x लगा दिए आप लोग, ये v बराबर u प्लस 80 नाम से तो जानते ही हो ना। बस इसमें सिंपली क्या कर रहे हैं हम लोग, x सफिक्स लगा रहे हैं कि मोशन अलोंग x एक्सिस को रिप्रेजेंट करे। फिर क्योंकि बाद में हम लोग को इसके जस्ट बाद y एक्सिस का मोशन देखना है, फिर उसके बाद हम लोग को टू डायमेंशनल मोशन देखना है, तो टू डायमेंशनल मोशन में एक्सो डायरेक्शन में मोशन का इफेक्ट होता है और वाई डायरेक्शन में भी इफेक्ट होता है। तो उस जगह हम लोग कंफ्यूज नहीं करें कि कौन इक्वेशन किस डायरेक्शन के लिए है, इसलिए पहले ही से आदत लगाते हैं क्या हम लोग, एक्स सफिक्स, वाई डायरेक्शन का मोशन होगा तो सफिक्स वाई लगाएंगे। यही सब काम किया, ये सब इक्वेशंस को डिराइव किया पिछले क्लास। न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग। ध्यान रखना, ये इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा तो, और ये इक्वेशन कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए वैलिड है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं हम लोग, भेज देंगे, लेक्चर उतार लेना इस सबका डिराइवेशन को। चलो, ऑब्जेक्टिव 2 का 3 नंबर देखो, इसमें से कौन करेक्ट है ये चूज करना है। फर्स्ट है, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ट्रू है ये बात, सुनिए। बोल रहा है आपको कि एवरेज स्पीड इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये कभी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा कभी मीन्स ग्रेटर ही होगा, नहीं तो बराबर होगा। सही बात है ये। क्यों सही बात है? हम लोग जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नहीं, अरे 3 केस था ना। मोशन यदि कर्व्ड पाथ पर है तब तो डिस्टेंस ही बड़ा होगा ना डिस्प्लेसमेंट से। अब मोशन यदि स्ट्रेट लाइन पाथ पर है तो इसमें 2 केस आता है कि यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुआ हो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, और यदि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ हो तो डिस्टेंस बड़ा होता है किससे? ये सब देखे हैं ना हम लोग।
तो लास्ट में वो कंक्लूजन ये निकाला था कि नहीं निकाला था? तो जब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी में टाइम इंटरवल से तुम डिवाइड कर देगी, टाइम इंटरवल से, तो ये फिर क्या देगा? ये देगा एवरेज स्पीड ना, और ये क्या हुआ? ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। खाली एवरेज वेलोसिटी मत बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मॉड वी एफ। तो ये ट्रू है, एवरेज स्पीड कभी छोटा नहीं होगा किससे? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से। समझा बात? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ए ट्रू। बी नंबर ऑप्शन क्या है? बी नंबर में क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन नंबर कौन बना रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव 2 का 3 नंबर, SC वर्मा ना, ये ध्यान रखना। हाँ, बी नंबर, इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन, सुनो, मॉड dv बाई dt is not zero but d by dt of mod v is zero। ये एक सिचुएशन बताना है, मतलब एक एग्जांपल आपको बताना है जिसमें ये क्वांटिटी जीरो नहीं है बट ये क्वांटिटी जीरो है। सुनिए, ये जो देख रहे हो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है ना? क्या वेलोसिटी के? तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो स्पीड बोलती हो, क्या स्पीड बोलती है? ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, ये नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड का डिफरेंशिएशन थोड़ी एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन को ना एक्सेलरेशन बोलती है। नहीं समझी बात? क्या समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन को एक्सेलरेशन बोलती हो, ना कि स्पीड के डिफरेंशिएशन को एक्सेलरेशन बोलेगी, ध्यान रखना। तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, लेकिन ये एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ना, इसको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बोलेगी। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन बताइए जहां ये जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पड़ेगी, उतारना इसको, उतार लेना लेक्चर से, अभी देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा न्यूमेरिकल्स। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या डिफिनेशन है? हर जगह स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या? स्पीड कांस्टेंट होता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? नहीं, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन की भी बात करेगी ना, तो डायरेक्शन तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी तो कभी कांस्टेंट नहीं होगा। ये कभी कांस्टेंट, ये क्योंकि डायरेक्शन तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा ही। और जब ये कांस्टेंट नहीं हुआ और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो dv बाई dt तो जीरो हुआ, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब dv बाई dt जीरो नहीं हुआ। नहीं समझी बात? नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये क्वांटिटी जीरो तो नहीं ना है, जीरो है ना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये क्वांटिटी जो कुछ भी है ये जीरो तो है ना, क्योंकि भी क्या है? कांस्टेंट है। कौन सी? जब dv बाई dt ये जीरो नहीं हुआ तो मॉड dv बाई dt भी तो जीरो नहीं हुआ ना, है? ये क्वांटिटी जीरो आपको बोला है कि एग्जाम्पल बताइए जिसमें ये जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है।
तो हमने क्या लिया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया, तो उसमें क्या देखते हैं कि v कांस्टेंट होता है, तो dv बाई dt क्या आएगा, 0 आएगा। अरे d मॉड v बाई dt को सिंपली dv बाई dt समझो ना, नहीं d मॉड v लिख रहा है ना यहां, मतलब स्पीड का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तुमसे, इसका डिफरेंशिएशन स्पीड का, और स्पीड चूंकि कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए dv बाई dt 0 नहीं होगा। एक एग्जांपल बताना था जहां पर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 है, लेकिन स्पीड का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ये 0 नहीं है, लेकिन स्पीड का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 0 है। तुमको डायरेक्ट चल जाना चाहिए था किस पर, किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 बोल रहा है तो वो चीज को कांस्टेंट होना होगा, और किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 नहीं बोल रहा है यानी वो चीज को वेरिएबल होना होगा। तो वो तो बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ऐसा एक सिचुएशन, तो ये भी ट्रू है, ये क्या है, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। किस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सिचुएशन आता है। आगे पढ़ेंगे। चलो सी नंबर डिस्कस करते हैं हम लोग। सी नंबर डिस्कस करें। सी नंबर में क्या बोल रहा है बोलो, सी नंबर लैंग्वेज बोलो, बोलो कहाँ है ये ना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 in a time interval. It is possible that instantaneous velocity never 0 in that time interval. बोल रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि कुछ गिवन टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 0 है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन नेवर इक्वल टू 0। एक बात बताओ, कोई बॉडी को जब फेंकती है जहां से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो 0 हो जाता है, फिर फाइनली हाथ में आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ। उस इंटरवल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 0 हुआ है, ये बोल रहा है कि नहीं होगा। समझी बात। यदि कुछ गिवन टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो संभव है कि उस टाइम के बीच में कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 0 हुआ होगा, ये संभव है। और जबकि क्वेश्चन बोल रहा है नेवर पॉसिबल। नहीं समझे बात। देखो ये इस केस में, लेकिन तुम एक बात इधर देखो, सर्कुलर मोशन की बात करती हो तो यहां से चला फिर यहीं आया तो एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0, और इस इंटरवल में कहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, ये भी संभव है। समझी बात। तो मे बी की बात करता तो सही था, तो बोल दिया नेवर, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा। इस मोशन में क्या देखा हम लोग कि एवरेज वेलोसिटी भी 0 हुआ है कुछ गिवन टाइम में, तो उस बीच में कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस भी 0 हुआ है। इसको गलत बोलो। डी नंबर, the average velocity of a particle moving on a straight line is 0 in a time interval. It is possible that the instantaneous velocity is never 0 in that time. तो यहाँ पर जो अभी पिछला डिस्कस किया ना हम लोग, वो चीज यहाँ है। यदि स्ट्रेट लाइन पाथ पर यदि मोशन हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी 0 तभी संभव है जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा। इसको ट्रू मानो तब सीखो एवरेज, ऐसा संभव है कि एवरेज वेलोसिटी 0 है लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं 0
नहीं है सर्कुलर मोशन में। ई जो है ना तुम्हारा सी नंबर सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं? सर्कुलर मोशन में क्या देखती हो? एवरेज वेलोसिटी 0 है लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहीं 0 नहीं है। लेकिन डी नंबर में मोशन स्ट्रेट लाइन बोल दिया, वही वाला ये वाला सुनो। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये संभव नहीं है बिना इंस्टेंटेनियस को 0 हुए एवरेज 0 हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? देखो सुनो, मोशन यदि स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज को 0 होने के लिए फिर वहीं आना होगा, तो रिटर्न तो होना होगा पार्टिकल को ना। तो रिटर्न क्या चलते चलते हो जाएगा? चलते चलते हो जाएगा तो फिर दूसरा स्ट्रेट लाइन पर जाएगा ना। वो उसी स्ट्रेट लाइन पर यदि आना है तो उसको पहले रेस्ट में आना पड़ेगा, तब आएगा इनिशियल पोजीशन पर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी को 0 करवाना है तो कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस को भी 0 करना पड़ेगा, तब ना रिटर्न होगा। चलते चलते रिटर्न होगा तो फिर उस स्ट्रेट लाइन पर आ पाएगा? बताओ ना, नहीं समझी बात? तो यहां पर गलत कौन होगा? डी नंबर। ट्रू कौन कौन हुआ? ए बी सी। चलो आंसर देखो तो थर्ड का। क्या ठीक है? ए बी सी ट्रू है और डी नंबर गलत है। ठीक, सब एग्जांपल्स दिया ना हम लोग, अपने से घर पर एनालाइज करना, इससे कंसेप्ट्स क्लियर होगा। भूल जाती हो तो फिर अब मेरा रिकॉर्डिंग देखना कि हम क्या बोले थे, कैसे बोले थे। 4 नंबर देखो, एन ऑब्जेक्ट मे हैव, फर्स्ट में वैरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी। बताइए, वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। अब मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड बोलती है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हो। तो बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन आपका कि स्पीड वैरी कर रहा है लेकिन वेलोसिटी वैरी नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे होगा? यदि ये वैरी करेगा तो भी तो वेरिएबल हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब ऐसा संभव है कि वैरिंग स्पीड विदाउट वैरिंग वेलोसिटी? संभव ही नहीं है। यदि स्पीड वैरी करेगा तो वेलोसिटी को भी वैरी करना ही पड़ेगा। ए नंबर, तो ऐसा संभव है ही नहीं, समझे? बी नंबर, वैरिंग वेलोसिटी विदाउट वैरिंग स्पीड। हाँ ये चलेगा कि वेलोसिटी वैरी कर रहा है बिना इसको वैरी किए हुए। काहे नहीं? इसको वैरी ये कर रहा है वैरी, लेकिन ये वैरी नहीं कर रहा है, ये चलेगा। क्योंकि इसका वैरी करने का एक और कॉज तो हो सकता है, डायरेक्शन का वेरिएशन ना, सर्कुलर मोशन। वहां पर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, ये ट्रू है। ठीक है। सी नंबर, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग वेलोसिटी। बिना वेलोसिटी वैरी किए हुए एक्सेलरेशन नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना, यानी कुछ होना, कुछ एक्सेलरेशन होना। नॉन जीरो एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी वैरी करेगा तब ना। यहां बोल रहा है विदाउट वैरिंग वेलोसिटी। नहीं, गलत हो गया, समझी? वेलोसिटी वैरी करिए ना रहा है, बोल रहा है कि एक्सेलरेशन है, ऐसा संभव नहीं है। नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वैरिंग स्पीड, ये चलेगा। तुमको एक्सेलरेशन होना है तो वेलोसिटी को वैरी करना होगा ना। अब वेलोसिटी वैरी इसके बिना वैरी किए हुए भी कर सकता है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। नहीं समझे बात? स्पीड को बिना वैरी किए हुए भी तो वेलोसिटी वैरी कर सकता है ना। जब वेलोसिटी वैरी करेगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो बिना स्पीड को वैरी किए हुए एक्सेलरेशन हो सकता है बॉडी में। सर्कुलर मोशन तो इसका भी बेस्ट एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन में क्या देखती हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो चेंज कर रहा है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हर जगह होता है कि नहीं होता है? एक्सेलरेशन तो है पार्टिकल में बिना स्पीड को वैरी किए हुए, समझे?
चलिए, तो इसमें ट्रू हो गया ओनली कौन, ए और डी, हाँ ए एंड डी, ठीक, हाँ बी और डी आंसर देख लो, ठीक है। ठीक है, 5 नंबर चलिए देखते हैं। 5 नंबर में मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन कर रहा है, उसके लिए बोल रहा है। इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज ऑपोजिट साइन, द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। सही बात है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यदि ऑपोजिट होगा तो ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन ना। अब बॉडी को फेंकती हो ऊपर तो एक्सेलरेशन तो नीचे होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है तो बॉडी स्लो डाउन ही होता है ना। ठीक है, ये बी नंबर में इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइन, द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। यही ये भी सही है। देखो, पोजीशन एंड वेलोसिटी यदि ऑपोजिट साइन में है तो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ ही जाएगा। जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो देखना, एक बात सुनो, सपोज करो इस ओरिजिन के अबाउट कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, किसी समय पार्टिकल इधर है, तो इधर है तो पोजीशन पॉजिटिव होगा, एक्स का वैल्यू प्लस में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी हैज पोजीशन एंड वेलोसिटी हैज ऑपोजिट साइन, तो यहां Vx निगेटिव है, Vx जब पोजीशन पॉजिटिव तो Vx निगेटिव। अच्छा, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि इस पॉइंट के अबाउट टू फ्रो मोशन कर रहा, तो जब तक इधर रहेगा पार्टिकल तो पोजीशन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इधर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। रिटर्निंग के समय क्या होता है, रिटर्निंग के समय पोजीशन पॉजिटिव और वेलोसिटी निगेटिव ना, पोजीशन पॉजिटिव एंड वेलोसिटी निगेटिव, तो वेलोसिटी पार्टिकल का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ जाने का है कि नहीं उस समय। अच्छा, इधर क्या होता है, इस तरफ जब पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इधर रहेगा और बोल रहा है कि वेलोसिटी और पोजीशन का साइन ऑपोजिट है, तो यदि पोजीशन को तुम निगेटिव ली हो, ओरिजिन से इस साइड लिया है तो निगेटिव एक्स का वैल्यू, लेकिन वेलोसिटी को इधर लेती हो तुम तो Vx पॉजिटिव, तो सही बात तो है। जब जब पोजीशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो पार्टिकल उस समय किधर जाते हुए रहेगा, ओरिजिन की तरफ जाते हुए रहेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन ना, कौन डिस्कस किया था अभी, बी नंबर ना। सी नंबर है इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि किसी समय वेलोसिटी यदि जीरो है तो उस समय एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक तो वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, जब फेंकती हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुआ, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है उस समय उसमें, क्या ना। और एक वही भी एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल रहता है तो उस समय तत्काल के लिए वेलोसिटी जीरो होता है, इंस्टेंटली जीरो होता है, परमानेंटली नहीं, लेकिन उस समय फोर्स लग रहा होता है पार्टिकल पर, फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रू हुआ, ट्रू ना हुआ। इफ वेलोसिटी इज, ठीक है, इफ वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल, इफ द वेलोसिटी जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड बी फॉल्स हुआ ना। हम लोग को तो मिला एग्जांपल कि जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ऐसा भी एग्जांपल मिला हम लोग को। अच्छा, डी नंबर इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन दैट टाइम इंटरवल। हाँ, ये चलेगा कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जीरो है, मतलब एवरेज वेलोसिटी,
जब टाइम इंटरवल की अब मैं वेलोसिटी 0 बोल रहा है, मतलब कौन वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। तो उस इंटरवल में एक्सेलरेशन कहीं आया होगा, कोई मोमेंट जिस समय एक्सेलरेशन 0। अब इसी को देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जब ऐसे ऑसिलेट करता है ना, तो मान लो यहां से चला फिर यहीं आया, तो वेलोसिटी तो 0 हो गया। इस बीच में जब जब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, तो मीन पोजीशन पर फोर्स क्या होता है? 0। तो उस समय एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा पार्टिकल का। ये समझी बात। एक एक्सट्रीम पोजीशन से यहां गया फिर यहां से यहां आया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ ना। उस इंटरवल में एक समय आया ना जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ये तो एग्जांपल मिला हम लोग को, तो ये ट्रू है कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में यदि वेलोसिटी 0 हो गया, तो उस गिवन टाइम इंटरवल में कोई मोमेंट पर एक्सेलरेशन भी 0 हुआ होगा। तो ये ट्रू मिला। और बोलो, बी ट्रू मिला, ए भी। ए, बी और डी देखो। जय भगवान, जय भगवान। गलत मिला? सही है ना? The velocity 6 number, the velocity of a particle is 0 at t बराबर 0। कोई पार्टिकल है जो t बराबर 0 पर रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन एट t बराबर 0 मस्ट बी 0। ये क्या बोल दिया? t बराबर 0 पर रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन एट t बराबर 0 मस्ट बी 0। अब मान लो कोई बॉडी को ड्रॉप कर रही है, तो t बराबर 0 पर इस समय वेलोसिटी 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन तो है जी तो है। कि गलत होना चाहिए ना? उसका आंसर देखो तो पहले, अब ये देखो तो ए नंबर में ना गलत में है ना, ये गलत है, ठीक है। समझे? कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 है, शुरू में तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। द एक्सेलरेशन एट t बराबर 0 में भी 0 हो सकता है, 0 हो सकता है 0। जब आप कार उड़ वाला मोशन, बाइक वाला मोशन, हॉरिजॉन्टल रोड वाला मोशन करेगी, जब जिस समय चलने वाली उस समय वेलोसिटी 0 है तुम्हारा, और उस समय एक्सेलरेशन भी 0 है, हॉरिजॉन्टल मोशन वाला नहीं, तो मे बी 0 चलेगा। इफ एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड, द स्पीड इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल। यदि इस इंटरवल में एक्सेलरेशन 0 है, तो पार्टिकल का स्पीड भी 0 होगा। हाँ, ये ट्रू है। देखो सुनो, पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में स्टार्टिंग से पहले ही कि t बराबर 0 पर u बराबर, और क्वेश्चन सी नंबर बोल रहा है कि t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। तो ये जो रिलेशन है अपना v बराबर u प्लस ए टी, u तो 0 है, और t बराबर 0 से लेकर 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन भी क्या है? 0 है, तो स्पीड भी क्या आ जाएगा? नहीं, स्पीड भी। ये इक्वेशन 0 से 10 सेकेंड के बीच के लिए अप्लाई करके देखो ना। 0 से 10 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन भी 0 है, और u तो 0 है ही, तो 0 से 10 सेकेंड के बीच में v भी क्या होगा? 0 ही होगा, नहीं? और फिर d में इफ द स्पीड इज 0 फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0 इन दैट